नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जहां हमने सीखा था कि पैसे को समझने के लिए मैथ्स नहीं बल्कि इंसानी बिहेवियर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और सीधे इंसानी बिहेवियर की गहराई में उतरते हैं। एपिसोड नंबर 5। मेरा नाम है खुशहाल और आप सुन रहे हैं ज्ञान का डोज। आज की किताब है थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स। एरिक्सन खुद स्वीडन के एक जाने माने कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा वक्त बिहेवियरल ट्रेनिंग में बिताया है। ये किताब स्वीडन में लिखी गई और आगे चलकर दुनिया भर में करोड़ों कॉपियाँ बेच चुकी है। आज हम इस किताब को चैप्टर दर चैप्टर थोड़ा विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल पहलू हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दफ्तर और रिश्तों में सीधे काम आते हैं। इंट्रोडक्शन। वो आदमी जो इडियट्स से घिरा हुआ था। किताब की शुरुआत एरिक्सन अपने एक निजी किस्से से करते हैं। वो बताते हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें लगता था कि उनके आसपास के ज़्यादातर लोग नासमझ या मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंसानी बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि असल दिक्कत दूसरे लोगों में नहीं बल्कि उनके अपने नज़रिए में थी। यहीं से इस किताब का पूरा सफ़र शुरू होता है। चैप्टर 1। कम्युनिकेशन हमेशा सुनने वाले की शर्तों पर होता है। एरिक्सन की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप क्या कहना चाहते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि सामने वाला उसे कैसे सुनता और समझता है। अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं जो अच्छा बोलता है, बल्कि वो है जो अपनी बात को सुनने वाले की भाषा में ढाल सके। चैप्टर 2। हम ऐसे क्यों हैं। यहाँ एरिक्सन बताते हैं कि हमारा बिहेवियर जेनेटिक्स, परवरिश और माहौल तीनों का मिला जुला नतीजा होता है। कोई भी इंसान सिर्फ एक वजह से नहीं बनता, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी एक लंबी प्रोसेस का हिस्सा होती है। चैप्टर 3। सिस्टम का परिचय। यहीं से डिस्क मॉडल की एंट्री होती है, जिसकी जड़ें 5वीं सदी ईसा पूर्व के ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स तक जाती है। एरिक्सन इस पुराने आइडिया को 4 आसान रंगों में बांटते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, ताकि आम लोग भी इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। चैप्टर 4। रेड बिहेवियर। रेड टाइप के लोग दबंग, नतीजों पर फोकस करने वाले और फैसले लेने में तेज़ होते हैं। ये असली अल्फा होते हैं, कॉम्पिटिटिव और स्टेटस को चैलेंज करने से नहीं डरते। इनके साथ काम करते वक्त सीधे मुद्दे पर आना ज़रूरी है, वरना ये आपको कमज़ोर समझ सकते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक ऑफिस मीटिंग चल रही है और डेडलाइन बस 2 दिन दूर है। ज़्यादातर लोग अभी भी चर्चा में उलझे हैं कि आगे कैसे बढ़ें। तभी टीम का एक मेंबर उठता है और कहता है, बहुत हो गई बातें, अब काम बांटो और शुरू करो। वो सीधा फैसला लेता है, जिम्मेदारियां बांटता है और खुद सबसे मुश्किल हिस्सा उठा लेता है। यही है रेड बिहेवियर। रिजल्ट के पीछे भागना, फैसला लेने से ना डरना और चीज़ों को जल्दी खत्म करने का जुनून। लेकिन इसी इंसान की एक कमज़ोरी भी झलकती है। इस उदाहरण में वो बाकी लोगों की राय सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है, जिससे टीम में कुछ लोग खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं। चैप्टर 5। येलो बिहेवियर। येलो टाइप के लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं, बेहद सोशल, आशावादी और एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें कई बार ज़मीन पर वापस लाना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े बड़े आइडिया में इतने डूब जाते हैं कि प्रैक्टिकल डिटेल्स भूल जाते हैं। अब सोचिए वही मीटिंग है, लेकिन इस बार बात कर रहा है एक ऐसा साथी जो कमरे में घुसते ही सबका मूड हल्का कर देता है। वो कहता है, अरे यार, इतना क्यों सोच रहे हो, चलो एक नया आइडिया ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। वो 5 नए आइडिया एक सांस में बोल देता है, सबको हंसाता भी है, लेकिन जब पूछा जाए कि इनमें से करेंगे कौन सा, तो जवाब साफ नहीं होता। यही है येलो बिहेवियर। एनर्जी से भरपूर, रिश्ते बनाने में माहिर, लेकिन डिटेल और फॉलो थ्रू में थोड़ा कमज़ोर। चैप्टर 6। ग्रीन बिहेवियर।
ग्रीन टाइप के लोगों को बदलाव बेहद मुश्किल लगता है क्योंकि इन्हें स्थिरता और सुरक्षा पसंद है। इनके साथ काम करते वक्त बदलाव को धीरे धीरे और पहले से जानकारी देकर पेश करना जरूरी है। अब यही मीटिंग एक और नज़र से देखिए। एक साथी चुपचाप बैठा है, ध्यान से सबकी बात सुन रहा है। जब उससे पूछा जाता है तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, जो आप लोग तय करें। मीटिंग के बाद वही इंसान सबसे लगन से अपना काम पूरा करता है, बिना किसी शिकायत के। यही है ग्रीन बिहेवियर, शांत, भरोसेमंद, टीम को जोड़े रखने वाला। लेकिन अपनी राय खुलकर ना रखने की वजह से कई बार उसकी मेहनत नज़रअंदाज हो जाती है। चैप्टर 7 ब्लू बिहेवियर। ब्लू टाइप के लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। ये डिटेल्स, डेटा और सटीकता को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और गलतियों से बचने के लिए बार बार जांच करना इनकी फितरत में शामिल है। और अब वही मीटिंग का चौथा किरदार। ये साथी नोटबुक में हर पॉइंट लिख रहा है। जब कोई कहता है बस कर दो शुरू, तो वो जवाब देता है 1 मिनट, पहले हम रिस्क समझ ले। अगर ये प्लान फेल हुआ तो बैकअप क्या होगा। वो हर सवाल का जवाब चाहता है, हर नंबर चेक करता है। यही है ब्लू बिहेवियर, बारीकी से सोचने वाला, गलती से बचने वाला। लेकिन इतनी सावधानी में कई बार फैसला लेने में देर हो जाती है और टीम के बाकी लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। इस तरह एक ही मीटिंग में चारों रंग साथ मौजूद हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अक्सर सोचते हैं इनको समझना मुश्किल है, जबकि असल में हर कोई अपने ही तरीके से टीम के लिए वैल्यूएबल है। चैप्टर 8 कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। ताकतें और कमज़ोरियाँ। यहाँ एरिक्सन साफ करते हैं कि हर रंग की अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी है। कोई रंग दूसरे से बेहतर या बुरा नहीं है, बस अलग है। चैप्टर 9 नई चीज़ें सीखना। जो सीखा उसे कैसे इस्तेमाल करें। सिर्फ रंग पहचान लेना काफ़ी नहीं है। असली फ़ायदा तभी है जब आप इस समझ को रोज़ाना के बर्ताव में उतारें, चाहे वो मीटिंग हो या घर की बातचीत। चैप्टर 10 बॉडी लैंग्वेज। आपका चलना उठना क्यों मायने रखता है। एरिक्सन बताते हैं कि हर रंग की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। रेड की चाल तेज और सीधी होती है। येलो के हाव भाव खुले और एक्सप्रेसिव होते हैं। ग्रीन का बर्ताव नरम और स्थिर होता है और ब्लू का पोस्चर संभला हुआ और सधा हुआ होता है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। अगर सामने वाला सीधा आपकी आंखों में देखकर बात करे, थोड़ा आगे झुककर सुने और हाथ मिलाते वक्त मजबूती से हाथ मिलाए, तो आपको लगेगा वो इंसान भरोसेमंद है, बात में दिलचस्पी रखता है। यही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। अब इसका उल्टा सोचिए। वही इंसान बात करते वक्त बार बार अपना फ़ोन देखे, हाथ बांधकर पीछे हट जाए और आंखें मिलाने से बचे। भले ही वो मुंह से कह रहा हो हाँ हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही कह रही होती है। और दोस्तों, यही वो पल है जहां लोग असली मैसेज को नज़रअंदाज करके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज में टकराव हो तो हम हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करते हैं। चैप्टर 11 एक असली उदाहरण, कंपनी पार्टी। यहाँ एरिक्सन एक कंपनी पार्टी का किस्सा सुनाते हैं जहाँ सारे 4 रंग एक ही कमरे में मौजूद होते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से पार्टी को हैंडल करता है। रेड जल्दी नेटवर्किंग करके निकल जाना चाहता है। येलो हर किसी से बातें कर रहा होता है। ग्रीन एक कोने में आराम से बैठा होता है और ब्लू पूरे माहौल को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। चैप्टर 12 एडाप्टेशन। इडियट्स को कैसे हैंडल करें, यानी वो हर कोई जो आपसे अलग है। यही किताब का दिल है। एरिक्सन कहते हैं कि इडियट कोई नहीं होता, बस वो लोग होते हैं जो हमसे अलग सोचते हैं। जब हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को दूसरे रंग के हिसाब से ढालना सीख जाते हैं तो रिश्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। एक मशहूर उदाहरण है, जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उनका स्वभाव पूरी तरह रेड था, तेज, बेबाक और कई बार बहुत सख्त। लेकिन उन्होंने टिम कुक जैसे शख्स को अपनी टीम में अहम जगह दी, जो पूरी तरह उनके उलट थे। शांत, बारीकी से काम करने वाले, ऑपरेशंस को सिस्टमेटिकली संभालने वाले, यानी ब्लू और ग्रीन का मिश्रण।
जॉब्स ने खुद को नहीं बदला, लेकिन उन्होंने ये समझा कि टिम कुक जैसे लोगों को डेटा और डिटेल के साथ अप्रोच करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जोश और विजन से। यही एडाप्टेशन है, अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं, बल्कि सामने वाले की भाषा में बात करना सीखना। और यही जोड़ी आगे चलकर एप्पल की सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनी। चैप्टर 13, बुरी खबर कैसे दें? अपनी बात खुलकर कहने की चुनौती। हर रंग को बुरी खबर अलग तरीके से देनी चाहिए। रेड को सीधे और बिना लाग लपेट के बताइए। येलो को हल्के अंदाज में लेकिन साफ साफ बताइए। ग्रीन को प्राइवेट में सहानुभूति के साथ बताइए। ब्लू को पूरे फैक्ट्स और वजहों के साथ बताइए। सोचिए, एक मैनेजर को अपनी टीम को बताना है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो महीनों से काम कर रहे थे वो कैंसिल हो गया है। एक तरीका है कि सीधा बोल दिया जाए, प्रोजेक्ट बंद हो गया, नया काम कल से शुरू, बिना किसी वजह बताए। इससे टीम को लगेगा उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं। दूसरा तरीका है, पहले सच्चाई साफ साफ बताई जाए, फिर वजह समझाई जाए और आखिर में ये भी बताया जाए कि उनकी मेहनत आगे कहाँ काम आएगी। यानी सच बोलने में देरी नहीं, लेकिन तरीका इंसानी हो। किताब के मुताबिक बुरी खबर देने का सबसे बड़ा उसूल यही है, सीधे बोलो लेकिन इज्जत के साथ बोलो। चैप्टर 14, कौन किसके साथ खुलता मिलता है और क्यों? ग्रुप डायनामिक्स। कुछ कॉम्बिनेशन आसानी से साथ काम करते हैं, जैसे ब्लू और ग्रीन की सोच समझकर चलने वाली जोड़ी या रेड और येलो की तेज तर्रार जोड़ी। लेकिन एकदम विपरीत रंग जैसे रेड और ग्रीन या ब्लू और येलो साथ काम करते वक्त ज़्यादा घर्षण महसूस करते हैं। चैप्टर 15, लिखित कम्युनिकेशन। जब आप किसी से आमने सामने नहीं मिल सकते, ईमेल और मैसेज में भी हर रंग की छाप दिखती है। रेड के मैसेज छोटे और सीधे होते हैं, येलो के मैसेज एक्सक्लेमेशन और इमोजी से भरे होते हैं, ग्रीन के मैसेज नरम और दोस्ताना होते हैं और ब्लू के मैसेज लंबे, डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मान लीजिए आपको एक ही अपडेट 4 अलग लोगों को ईमेल से भेजना है। रेड को छोटा और सीधा मैसेज पसंद आएगा, जैसे प्रोजेक्ट डिले हुआ, नई डेडलाइन शुक्रवार, आगे का प्लान अटैच है। येलो को अगर आप गर्मजोशी से लिखें, जैसे है थोड़ा अपडेट देना था, कोई बड़ी बात नहीं, तो वो बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। ग्रीन को भरोसा दिलाने वाले शब्दों की ज़रूरत होगी, जैसे चिंता मत करो, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। और ब्लू को पूरी डिटेल चाहिए होगी, नंबर्स के साथ, क्योंकि अधूरी जानकारी उसे बेचैन कर देती है। यानी एक ही खबर, लेकिन लिखने का तरीका पढ़ने वाले के हिसाब से बदलना पड़ता है। चैप्टर 16, हमें गुस्सा किस बात पर आता है? टेम्परामेंट सब कुछ बता देता है। हर रंग को गुस्सा अलग वजह से आता है। रेड को कंट्रोल छीनने पर, येलो को नज़रअंदाज किए जाने पर, ग्रीन को दबाव में जल्दी फैसला लेने पर और ब्लू को अव्यवस्था या गलत जानकारी पर गुस्सा आता है। चैप्टर 17, स्ट्रेस फैक्टर्स और एनर्जी चुराने वाली चीज़ें। रेड को बोरियत और धीमापन स्ट्रेस देता है। येलो को अकेलापन और नेगेटिविटी स्ट्रेस देती है। ग्रीन को अचानक बदलाव स्ट्रेस देता है। ब्लू को अव्यवस्था और गलतियां स्ट्रेस देती हैं। जब डेडलाइन सिर पर हो तो रेड इंसान और भी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है, हर किसी पर चिल्लाने लगता है और खुद ही सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। येलो इंसान स्ट्रेस में और ज़्यादा बातूनी हो जाता है, बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है और कई बार पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाता है। ग्रीन इंसान चुप हो जाता है, खुद में सिमट जाता है और अंदर ही अंदर सब कुछ सहता रहता है, बाहर कुछ नहीं बोलता। और ब्लू इंसान इतना परफेक्शन के पीछे भागने लगता है कि कोई फैसला ही नहीं ले पाता, हर चीज़ में गलती ढूंढने लगता है। दोस्तों, यही वजह है कि स्ट्रेस में हर कोई अपने ही रंग का एक बड़ा चढ़ा हुआ वर्जन बन जाता है। चैप्टर 18, इतिहास से एक छोटी झलक। लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। एरिक्सन इतिहास से कई मिसालें देते हैं। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा और मार्गरेट थैचर को रेड बिहेवियर की मिसाल बताया गया है। मिशेल ओबामा, जिमी कार्टर और महात्मा गांधी को ग्रीन बिहेवियर से जोड़ा गया है।
बिल गेट्स और अल्बर्ट आइंस्टीन को ब्लू बिहेवियर की मिसाल बताया गया है। इन उदाहरणों से एरिक्सन ये साबित करते हैं कि ये 4 रंग सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसानी इतिहास का हिस्सा रहे हैं। बराक ओबामा को अक्सर रेड बिहेवियर से जोड़ा जाता है, बड़े फैसले जल्दी लेना, दबाव में भी शांत रहकर एक्शन लेना। इसकी एक मिसाल है जब उन्होंने सबसे बड़े और जोखिम भरे फैसलों में से एक लिया, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन को मंजूरी देना, बिना पूरी गारंटी के भी आगे बढ़ने का साहस दिखाना। महात्मा गांधी ग्रीन बिहेवियर की मिसाल माने जाते हैं, धैर्य, टकराव से बचना लेकिन अपने रास्ते पर डटे रहना। नमक सत्याग्रह इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां उन्होंने हिंसा या गुस्से का सहारा लिए बिना महीनों की शांत लेकिन अटल मेहनत से एक बड़ा बदलाव ला दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ब्लू बिहेवियर के करीब माने जाते हैं, गहराई से सोचना, हर एंगल जांचना। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्होंने एक दिन में नहीं बनाया बल्कि सालों तक अपने समीकरणों को बार बार जांचा, सुधारा, तब जाकर वो नतीजे तक पहुंचे। और येलो बिहेवियर के लिए रिचर्ड ब्रैनसन का नाम अक्सर लिया जाता है। एनर्जेटिक, बड़े सपने देखने वाले और लोगों को अपने जोश से जोड़ने वाले। उन्होंने वर्जिन ब्रांड को शुरू करते वक्त पारंपरिक तरीकों को छोड़कर हमेशा हटकर इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्टंट अपनाए, जैसे हॉट एयर बलून में दुनिया घूमने की कोशिश, जो उनकी बेबाक और जोशीली सोच को दिखाती है। चैप्टर 19, असली जिंदगी की आवाज़ें। इस चैप्टर में एरिक्सन आम लोगों के अनुभव शेयर करते हैं जिन्होंने इस मॉडल को अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपने रिश्ते और करियर दोनों बेहतर बनाए। रेड, एक टीम लीड जो हर प्रोजेक्ट खुद संभालना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कोई और उतनी तेज़ी से डिलीवर नहीं कर पाएगा, नतीजा टीम पर भरोसा नहीं बनता। येलो, एक दोस्त जो हर पार्टी की जान होता है लेकिन प्लान बनाने के बाद अक्सर वक्त पर नहीं पहुंचता क्योंकि उसका ध्यान हमेशा किसी नए आइडिया में उलझा रहता है। ग्रीन, एक कलीग जो कभी किसी को ना नहीं बोल पाता, इसलिए उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जाता है लेकिन वो चुपचाप सब निभाता रहता है। ब्लू, एक अकाउंटेंट जो हर आंकड़ा 3 बार चेक करता है, जिससे रिपोर्ट में गलती तो नहीं होती लेकिन डेडलाइन अक्सर निकल जाती है। दोस्तों, ये चारों किरदार हमारे आसपास ही मिल जाएंगे, शायद इनमें से कोई एक आपका भी अक्स हो। चैप्टर 20, एक छोटा सा क्विज जो सीखा उसे परखने के लिए। एरिक्सन एक मज़ेदार क्विज देते हैं जिससे पाठक खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका डोमिनेंट रंग कौन सा है और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी पहचानने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर 21, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आखिरी उदाहरण, शायद दुनिया का सबसे ज्ञानवर्धक टीम प्रोजेक्ट। किताब के आखिर में एरिक्सन एक टीम प्रोजेक्ट का किस्सा सुनाते हैं जहां चारों रंग के लोग एक साथ काम करते हैं और कैसे हर रंग की अलग सोच आखिरकार मिलकर एक बेहतर नतीजा देती है, बशर्ते हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। एक कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था और टीम में चारों तरह के लोग थे। रेड मैनेजर ने डेडलाइन तय की और टीम को दिशा दी। येलो मेंबर ने प्रोडक्ट के लिए 10 अलग अलग क्रिएटिव आइडिया दिए, जिनमें से एक आखिर में सबसे यूनिक निकला। ग्रीन मेंबर ने रोज चुपचाप अपना हिस्सा पूरा किया, बिना किसी ड्रामा के, और टीम को आपस में जोड़े रखा जब बाकी लोग अपने मतभेदों में उलझे थे। और ब्लू मेंबर ने लॉन्च से पहले हर डिटेल 2-3 बार जांची, जिससे एक बड़ी गलती लॉन्च वाले दिन होने से बच गई। शुरुआत में इन चारों के बीच टकराव भी हुआ। रेड को येलो के आइडिया बिखरे हुए लगे, ब्लू को रेड की जल्दबाजी परेशान करती थी। लेकिन जब सबने एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझा और रेस्पेक्ट किया, तो यही टीम प्रोडक्ट को समय पर, बिना बड़ी गलती के और सबसे क्रिएटिव अंदाज में लॉन्च कर पाई। यही किताब का सबसे बड़ा सबक है। एक जैसे लोगों की टीम कभी उतनी दूर नहीं जा पाती जितनी दूर अलग अलग रंगों की टीम जा सकती है। सराउंडेड बाय इडियट्स हमें सिखाती है कि हमारे आसपास कोई इडियट नहीं होता, बस अलग अलग रंग के लोग होते हैं। जब हम इस भाषा को सीख लेते हैं तो हमारे रिश्ते, चाहे वो दफ्तर के हो या घर के, बहुत आसान हो जाते हैं।
अगर आपको ये विषय पसंद आया तो एरिक्सन की आगे की किताबों में भी यही थीम गहराई से एक्सप्लोर होती है। दोस्तों, इस हफ्ते का होमवर्क है, अपने आसपास 4 लोग चुनिए, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन और एक ब्लू, और हर एक के साथ अगली बातचीत में सिर्फ एक छोटा बदलाव आजमाइए। जैसे रेड से बात करते वक्त सीधे मुद्दे पर आना, या ब्लू को फैसला लेने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त देना। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आप खुद भी इन्हीं 4 रंगों में से किसी एक के करीब हैं। तो अगली बार जब आपको लगे मैं तो बस सही हूँ, बाकी सब समझ नहीं पा रहे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, शायद रंग अलग है, गलती किसी की नहीं। अब एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। दोस्तों, थॉमस एरिक्सन की इसी सीरीज़ में 7 किताबें हैं, और आने वाले वक्त में हम इसी सीरीज़ की बाकी किताबें भी आपके लिए हिंदी में लेकर आएंगे। इसकी शुरुआत होगी सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स, यानी हिंदी में मनोरोगियों से घिरे हुए से, जो ये सिखाती है कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। उम्मीद है आज का ज्ञान का डोज आपको पसंद आया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे।